नेक्स्ट है एनसीईआरटी 4th चैप्टर डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट देखिए मैट्रिसेस के बाद डिटरमिनेंट देखिए हाँ डिटरमिनेंट डिटरमिनेंट का मतलब यूं कहें डिटरमाइन द वैल्यूज, वैल्यू को डिटरमाइन करना। जैसे मान लो आपके पास दो इक्वेशन है a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। ठीक है, तो अब क्या, अब हमें अगर x या y को फाइंड करना है, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, आपके पास बहुत सारी मेथड थी, सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इसमें क्या करते हैं सॉल्व करने के लिए, इस फर्स्ट इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई कर लेता हूं। अगर मुझे x फाइंड करना है तो मैं b2 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं और सेकंड इक्वेशन को मैं b1 से मल्टीप्लाई कर लेता हूं। ऐसा करने से ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो फर्स्ट इक्वेशन अब बन जाएगी a1 b2 x प्लस b1 b2 y इक्वल टू b1 और c1, सॉरी b2 c1। ये हो जाएगी b1 से मल्टीप्लाई तो a2 b1 x प्लस b1 b2 y इक्वल टू b1 c2। ये इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन को b2 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड इक्वेशन को b1 से मल्टीप्लाई किया, तो आपको ये इक्वेशन मिल गई। अब हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया, इसमें से इस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया तो ये मिल जाएगा आपका a1 b2 माइनस ऑफ a2 b1 x, और ये कैंसिल हो गया पूरा, इक्वल टू b2 c1 माइनस b1 c2। तो x यहां पे आपको मिला b2 c1 माइनस b1 c2 और a1 b2 माइनस a2 b1। ठीक वैसे ही आपको y मिलेगा, वो कुछ इस तरह से मिलेगा a1 a2 c1 माइनस a1 c2 और a1 b2 माइनस a2 b1। ये आपको y मिलेगा बिल्कुल इसी मेथड से। तो ये जो टर्म है, ये डिनोमिनेटर वाली, इन दोनों के अंदर इस टर्म को हमें ऐसे लिखने की बजाय अगर मैं इसको स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिखूं, ये ऐसे लिखा हुआ है a1 b2 माइनस a2 b1, इसको ऐसे लिखने की बजाय अगर मैं स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिखूं a1 b1 a2 b2 ऐसे लिखूं, तो ये होता है डिटरमिनेंट, और इसको हम डेल लिखते हैं, डेल या फिर dt ऑफ a ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप चाहो वो लिख सकते हो। और इसको क्या लिख सकते हैं, a2 c1 को इसको ऐसा लिख सकता हूँ a2 c1 माइनस a1 c2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ a2 a1 और c2 c1, ऐसा लिख सकते हैं। देखो किया क्या हमने, ये जो वैल्यू थी, नंबर थे, इसको हमने स्क्वायर एरे के फॉर्म में लिखा और इसकी वैल्यू ये है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स टाइप जैसा है और स्क्वायर मैट्रिक्स से रिलेटेड इसको कोई ना कोई वैल्यू मिल गई है। तो डिटरमिनेंट होता क्या है, डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसको कोई ना कोई हम वैल्यू असाइन करते हैं, वैल्यू असाइन टू ए स्क्वायर मैट्रिक्स। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि हर मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट पॉसिबल नहीं है, लेकिन कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स ऐसी है जिनका डिटरमिनेंट पॉसिबल है। तो कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जो वैल्यू असाइन करते हैं वही होता है उसका डिटरमिनेंट। क्लियर है, कुछ स्क्वायर मैट्रिक्स को हम जो वैल्यू असाइन करते हैं वही होता है उसका डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट एक वैल्यू है, याद रखना, डिटरमिनेंट is the value of a square matrix। मैंने आपको मैट्रिक्स पढ़ाया तो बताया था आपको कि मैट्रिक्स की कभी कोई न्यूमेरिक वैल्यू नहीं होती, न्यूमेरिक वैल्यू होती है उसके डिटरमिनेंट। तो ये आया डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट क्या है, एक वैल्यू है, एक नंबर है स्क्वायर मैट्रिक्स का। ठीक है, तो डिटरमिनेंट एक वैल्यू होती है। अब ध्यान रखिए, अगर मेरे पास
वन ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट क्या होगा? अगर 1 क्रॉस 1 का डिटरमिनेंट तो उसकी वैल्यू का नंबर ही होगा। 1 क्रॉस 1 का मतलब कुछ ऐसा, और ये इसकी वैल्यू होती है। अगर 2 क्रॉस 2 का डिटरमिनेंट है, 2 क्रॉस 2, तो उसका डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं? जैसे 1 2 3 4, तो आप क्या करोगे, ये जो डायगोनल है, मेन डायगोनल, इसके एलिमेंट का प्रोडक्ट करो। डाउनवर्ड एरो जो है उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट करो, 1 into 4 माइनस दूसरा डायगोनल है उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट करो, अपवर्ड जो एरो है उसका 2 into 3, ये मिल जाएगा आपको -2। तो 1 क्रॉस 1 डिटरमिनेंट को हम ऐसे एक्सपांड करेंगे, जो वैल्यू हो वही लिखेंगे। 2 क्रॉस 2 डिटरमिनेंट को हम क्या करेंगे, जो मेन डायगोनल है उसके एलिमेंट का प्रोडक्ट माइनस ये डायगोनल के एलिमेंट का प्रोडक्ट। अभी बता दो 3 क्रॉस 3 डिटरमिनेंट है, उसको कैसे एक्सपांड करेंगे, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे। चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हमको थर्ड चैप्टर में डाउट है। थर्ड चैप्टर में एनसीईआरटी से रिलेटेड डाउट है क्या? दिमाग आपका डाउट एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक से रिलेटेड है? वेट फॉर फ्यू मिनट्स। आप फॉरम मिसलेनियस क्वेश्चन 10। अच्छा, और नेबर्स का है मिसलेनियस एक्सरसाइज 1.2। ठीक है, मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 और 2 में ओके। एंड एग्जांपल 25 मिसलेनियस क्वेश्चन 10। तो 1 बाय 1 सारे डाउट हो लिखा है मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन 10 मैं कर रहा हूं। मिसलेनियस क्वेश्चन 10 मैंने कुछ इस तरह के क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ वैसे, फिर भी देखो अगर नहीं थे आप लोग तो मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट XYZ which he said in 2 markets. Menu cells are indicated below. Market 1 and market 2 product. Okay. If unit cell price of X, Y and Z are then find a total revenue in each market with the help of matrix algebra. XYZ, ठीक है, मार्केट 1, ये मार्केट 1 और 2 के लिए प्रोडक्ट है। मार्केट 1 के लिए प्रोडक्ट है 10,000 और 2,000 और 18,000, और मार्केट 2 के लिए प्रोडक्ट है 6,000
20,000 और 8,000। ये क्या है? एक्स वाई और जेड। मार्केट वन, ये मार्केट वन के अंदर है, ये मार्केट टू के अंदर है। ध्यान, ये एक्स है, ये वाई है और ये जेड। ठीक है, एक्स के कितने प्रोडक्ट है? 10,000, वाई के 2,000 है ना, 2,000 और जेड के 18,000 और इसी तरह से मार्केट टू के अंदर। अब ये बोल रहा है कि एक्स वाई और जेड की जो वैल्यू है वो कितनी है? एक्स वाई जेड की वैल्यू वो है 1.2.5 और 1.5 और 1। ये इतनी वैल्यू है एक्स वाई जेड। अब ये मैट्रिक्स देखो 2 क्रॉस 3 का है, ये 3 क्रॉस 1 का है। ये 3 और ये 3 इक्वल है, प्रोडक्ट हो सकता है और हमें 2 क्रॉस 1 का एक मैट्रिक्स मिलेगा। ठीक है, अब देखो मार्केट वन के अंदर टोटल उसको कितना वैल्यू मिलेगा? मार्केट वन के अंदर वो मिलेगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो मार्केट वन के अंदर एक्स वाई जेड प्रोडक्ट है, उससे आपको कितना रेवेन्यू मिलने वाला है? 10,000 into 2.5, 10,000 into 2.5 plus 2,000 into 1.5 plus 18,000 into 1। ठीक वैसे मार्केट टू के अंदर कितना रेवेन्यू? ये क्रॉस प्रोडक्ट 6,000 into 2.5 plus 20,000 into 1.5 plus 8,000 into 1 ये मिलेगा। अब देखो मार्केट वन के लिए क्या है? ये है और मार्केट टू के लिए ये है। तो मार्केट वन के अंदर टोटल कितना हुआ? देखिए 10,000 into 2.5 कितना हुआ? कोई बता सकता है? 10,000 into 2.5 25,000, ये 25,000 प्लस 2,000 into 1.5 कितना हो जाएगा? 3,000 प्लस 18,000 into 1 तो 18,000। दूसरा है 6,000 into 2.5, 6,000 into 2.5 कितना हो जाएगा? 15,000 प्लस 20,000 into 1.5 कितना हो जाएगा? 30,000 प्लस 8,000 into 1 तो 8,000। अब देखो ये मार्केट टू का है। अब टोटल कितना हो जाएगा? 25 प्लस 18 प्लस 3, 25 प्लस 3 28, 28 and 10 38, 38 48 48 की जगह 46,000। ये मार्केट वन का आ गया। 15,000 और ये 30, 45 45 और ये 53,000 मार्केट टू का। ये मार्केट टू का ये है आपका फर्स्ट 10th क्वेश्चन है, उसका ए पार्ट। क्या नाम है इसका? फॉर्म मेंदा। फॉर्म देखो बेटा, आपको समझ आया क्या ये? अगर आपको समझ आया तो आप बताइए, अगर इसमें फिर भी कुछ भी और भी डाउट है, हो गया क्लियर? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आप में से कोई और का भी डाउट है? Exercise 3.2, 19 and 20. Exercise 3.2, 19 and 20. Okay, देखो।
19 and 20 पूछा है। A trust fund has 30,000 that must be invested in two different types of bonds. The first bond pays 5% interest per year, and the second bond pays 7% interest per year. Using matrix multiplication, determine how to divide 30,000 on the two types of bonds. If the trust funds must obtain an annual total interest of that. आपको क्या करना है? 30,000 ये टोटल अमाउंट है, इसको दो पार्ट में डिवाइड करना है, दो बॉन्ड के अंदर। और फर्स्ट बॉन्ड है उसमें 5% इंटरेस्ट मिलेगा, सेकंड बॉन्ड के अंदर 7% इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर टोटल इंटरेस्ट आपको गिवन है कि 1800 है, तो आपको बताना है कि आपने किस तरह से इसका पार्टीशन किया है। अब किसी भी नंबर या डिजिट या फिर अमाउंट के हमें दो पार्टीशन करने हैं, हमें पता नहीं कौन से पार्टीशन। अगर मैं कोई एक पार्टीशन लेट कर लूँ तो दूसरा ऑटोमेटिकली बन जाएगा। मैंने लेट किया कि एक पार्टीशन इसका x है तो दूसरा 30,000 माइनस x हो जाएगा। ये दो पार्टीशन तो हो, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, ये दो पार्टीशन है, ये आगे मैं मैट्रिक्स बनाऊंगा और इंटरेस्ट है 5% फर्स्ट बॉन्ड, ये फर्स्ट टेंडर है, फर्स्ट बॉन्ड है, और ये सेकंड बॉन्ड, और ये है आपका 5% और इसका 7% और इसका जो इंटरेस्ट है वो है 1800 ये आपको किया। अब आप बताओ, आप बोलोगे सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं लिखा कि x लिखते ऐसे, फिर 30,000 ऐसे लिखते माइनस x, ऐसा मैट्रिक्स क्यों नहीं बनाया, फिर इसको आप ऐसा लिखते हैं 5% 7%। बिल्कुल, ये कितना है 2 क्रॉस 1, ये कितना 1 क्रॉस 2, ये बन जाता मेरे पास क्या प्रोडक्ट हो सकता है, लेकिन प्रोडक्ट होने के बाद 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स आता, जबकि मेरे पास इंटरेस्ट है वो सिंगल टर्म है। इसका मतलब क्या कि 1 क्रॉस 1 वाला मैट्रिक्स इधर आएगा तो ये तो इक्वल होंगे, नहीं तो इक्वल ही नहीं होगी, मैट्रिक्स इक्वल बनेगी नहीं। इसलिए मुझे फिर ऐसा करना पड़ा कि इसको बॉन्ड को मुझे ऐसे हॉरिजॉन्टल लेना पड़ा और ये जो इंटरेस्ट है उसको वर्टिकल लेना, ताकि इनके प्रोडक्ट से मुझे 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स मिल जाएगा, वो इसके इक्वल हो जाएगा तो x की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये हो जाएगा x रो कॉलम, तो x इंटू 5% मतलब 5 डिवाइडेड बाय 100 प्लस 30,000 माइनस x इंटू 7% 7/100, ये एक मैट्रिक्स बन गया। इधर राइट हैंड साइड में एक मैट्रिक्स होगा 1800, ये अब इन दोनों को इक्वल करते हैं तो 5x/100 प्लस 30,000 इंटू 7/100 माइनस 7x/100 इक्वल टू 1800। ठीक है, अब ये कितना बनेगा देखिए, 7 3 जा 21 2100, ये आ गया 2100 माइनस 7x प्लस 5x तो माइनस 2x/100 इक्वल टू 1800। अब ये टर्म इधर शिफ्ट करता हूं तो 2100 माइनस 1800 इक्वल टू 2x/100। अब देखिए 2100 माइनस 1800 ये हो गया 300 इक्वल टू 2x/100। तो यहां से आपको x की कितनी वैल्यू मिलेगी, देखो 300 इक्वल टू 2x/100। अब ये कितना हो गया 2 और ये 50 हो गया, 50 इंटू 300 15,000 इक्वल टू x। आपको x मिल गया 15,000। ठीक है, तो फर्स्ट बॉन्ड में तो आपको कितना अमाउंट इन्वेस्ट करना पड़ेगा 15,000, तो सेकंड बॉन्ड के अंदर भी कितना हुआ 30,000 माइनस 15,000। अगर आप दोनों बॉन्ड में 15,000 अमाउंट पे इन्वेस्ट करोगे तो आपको टोटल इंटरेस्ट जो है कितना मिलेगा 1800। अब इसका जो दूसरा पार्ट है सेकंड पार्ट, उसमें 1800 की जगह आपको क्या लिखना है 2000। तो ये जिसका भी डाउट था क्या वो उसका सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेगा, ये जिसका भी डाउट था क्या वो सेकंड पार्ट सॉल्व कर लेगा।
ओके बीमा तो ये कर देता हूँ बीमा का डाउट 3 2 7 दिया का डाउट दिया बेटा सॉल्व कर लोगे इसका सेकंड पार्ट दिया सॉल्व कर लोगे आप इसका सेकंड पार्ट हाँ 20 अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दिया जल्दी से डन अब देखिए 20 bookshop of a particular school has 10 dozen of chemistry books, 8 dozen of physics books, 10 dozen of economic books. The selling prices are 80, 60 and 40 each. Respectively, find the total amount of the books of received from selling all the books using matrix algebra. Okay. इसके अंदर भी कुछ ऐसा ही देखिए 10 डजन का मतलब 10 into 12 ये हो गया आपका कौन सा केमिस्ट्री बुक ये केमिस्ट्री बुक तो दूसरा है 8 डजन ऑफ फिजिक्स 8 into 12 ये फिजिक्स बुक आ गई और नंबर 3 पे है 10 डजन ऑफ इकोनॉमिक बुक 10 into 12 ये इकोनॉमिक बुक आ गई ठीक है और इधर का इनकी प्राइस है 80 और 60 और 40 इससे आपको टोटल प्राइस मिल जाएगी इन सभी टोटल अमाउंट मिल जाएगी ठीक है अब देखिए टोटल अमाउंट प्रोडक्ट करता हूं मैं केमिस्ट्री की प्राइस ये है और केमिस्ट्री टोटल बुक कितनी टोटल बुक इनटू वन प्राइस ऑफ ईच बुक इनटू टोटल बुक टोटल अमाउंट मिल जाएगा ये हो जाएगा 10 into 12 into 80 प्लस 8 into 12 into 60 प्लस 10 into 12 into 40 अब देखो ये कितना बनेगा इन सभी में से मुझे क्या कॉमन निकालना है 10 इन सभी में कॉमन है उसके बाद 12 इन सभी में कॉमन है 10 into 12 कॉमन है यहाँ कितना बचेगा 80 प्लस 48 प्लस 40 अब ये बन गया आपका कितना 10 into 12 into ये कितना हो 40 और 40 80 88 और 80 168 अब इससे जो भी रिजल्ट मिले वो आपका आंसर मिलेगा ये था 20 और इसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए दिमाग मैं वन बाय वन सबके डाउट देखता हूँ देवर्स मिसलेनियस एक्सरसाइज फर्स्ट और सेकंड में डाउट है चलो देवर्स का डाउट देख लेते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज ये जिसका भी डाउट है स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से वॉइस क्लियर है आपको आवाज आ रही है मेरी वॉइस क्लियर है बताओ वॉइस क्लियर है आवाज आ रही है आपको मेरी आवाज आ रही है क्या आपको
अभी वॉइस क्लियर है? तो वॉइस क्लियर है आपको? ओके। मिसलेनियस एक्सरसाइज के अंदर फर्स्ट एंड सेकंड लेवल्स का डाउट है। देखो आपने 11th क्लास में पीएमआई पढ़ा है? पीएमआई पढ़ा था आपने 11th क्लास के अंदर? प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। हाँ देखो ये हमें प्रूव करना है। देखिए पीएमआई के अंदर हम लोग कैसे प्रूव करते थे? पहले तो हम लोग इसको बना देते हैं, ऐसा कुछ मैट्रिक्स बना देते हैं। ये क्या बन जाएगा? ए आई का मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 प्लस बी ए का मतलब ये मैट्रिक्स गिवन है 0 1 0 0 और फिर उसकी पावर n राइट हैंड साइड के अंदर a रेज़ टू n और ये मैट्रिक्स है आपका 1 0 0 1 आइडेंटिटी प्लस n a रेज़ टू n माइनस 1 b और a मैट्रिक्स है 0 1 0 0 कुछ ऐसा है। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करता हूँ तो a into 1 plus 0 ये मैट्रिक्स ऐसा बनेगा a into 0 कितना हो गया 0 प्लस b b आ गया a into 0 plus b into 0 0 आ गया a into 1 plus b into 0 a आ गया और इसकी पावर n इक्वल टू ये कितना a raised to n प्लस ये टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 ये आ गया a raised to n a raised to n 0 इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो n a raised to n minus 1 b ये 0 प्लस 0 ये 1 प्लस 0 ये आपका बन गया मैट्रिक्स। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ इसको कोई नया पॉलिनोमियल नाम देता हूँ p of n ऐसा फंक्शन मान लेते हैं n का। तो फर्स्ट क्या करते हैं हम लोग पीएमआई के अंदर? फर्स्ट क्या करते हैं आपको पता होगा। फर्स्ट फॉर n इक्वल टू 1 के लिए देखते हैं ट्रू प्रूव होता है या नहीं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है देखिए, लेफ्ट हैंड साइड n की जगह 1 पुट किया a b 0 a। राइट हैंड साइड में आपको क्या मिलेगा? n की जगह 1 पुट करें a b 0 a। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल मिले तो क्या बन जाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, therefore कितना हो जाएगा ये p of 1 is true, p of 1 is true। now let p of k be true। आपको पता है हम फिर n इक्वल टू k के लिए ट्रू प्रूफ लेट करते हैं, n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू प्रूफ है ये हम लोग प्रूव करते हैं, फिर n इक्वल टू k के लिए हम लोग लेट करके चलते हैं कि ये ट्रू होगा, फिर n इक्वल टू k प्लस 1 के लिए हम लोग ट्रू प्रूव करते हैं। यही प्रोसीजर था पीएमआई के अंदर। तो हमने क्या किया, लेट किया कि p ऑफ k भी ट्रू। तो देखिए n की जगह मैं k लिखता हूँ तो क्या मिलेगा मुझे a b 0 a टू द पावर k इक्वल टू a टू द पावर k टू a टू द पावर k माइनस 1 b और 0 a टू द पावर k। ये हो गया इक्वेशन नंबर। नेक्स्ट थर्ड में क्या करते हैं? नाउ वी शैल प्रूव इट फॉर n इक्वल टू k प्लस 1। अब हम k प्लस 1 के लिए इसको प्रूव करेंगे, मतलब जहां पे भी ये n है वहां पे n की जगह k प्लस 1 आ जाए तो ये ट्रू प्रूफ हो जाए। तो चलिए आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, इसका भी डाउट था फिर मैं इसको आगे और सॉल्व करूंगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। डन, ओके।
देखो जहां पे भी n था उसकी जगह मैं k+1 लिखता हूं, तो for n इक्वल टू k+1 लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, देखिए लेफ्ट हैंड साइड मैंने लिखा a b और 0 a टू द पावर k+1, ये बन गया। अब मैं इस लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड लेके आऊंगा, कैसे लेके आऊंगा, मैं इसको ऐसे लिखता हूं a b 0 a टू द पावर k और साथ में लिखूंगा a b 0 a, ये ऐसा लिखूंगा। k+1 को दो पार्ट में ब्रेक किया, k और 1। अब इसकी पावर k है वो अपने वैल्यू अपने पास है फ्रॉम इक्वेशन 1 से इसकी जगह मैं ये पुट कर सकता हूं, तो ये क्या बन जाएगा, देखो a टू द पावर k into a to the power k minus 1 into p 0 a to the power k, ये तो आ गया इसकी वैल्यू। अब ये साथ में प्रोडक्ट है आपके पास a p 0 a। अब इन दोनों का प्रोडक्ट करता हूं तो क्या बनेगा, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम ये बन जाएगा a to the power k+1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम क्या बन जाएगा b into a raised to k, ये बन जाएगा b into a to the power k plus a into a to the power k, a हटा देता हूँ, into b। फिर सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम कितना हो जाएगा 0, फिर सेकंड रो और सेकंड कॉलम a to the power k+1। अब आप ध्यान से देखोगे तो इसमें से आप क्या कॉमन निकाल सकते हो, a raised to k into b, तो ये बन जाएगा k+1 into a raised to k into b। अब ध्यान से देखो ये वाले टर्म, इसमें आपने यहाँ पे k+1 लगाया, ये यहाँ पे k+1, तो राइट हैंड साइड में जहाँ पे भी दिया है वहाँ k+1 आया कि नहीं, ये k+1 आया इसकी जगह, ये था उसकी जगह k+1 आया, ये k था उसकी जगह k+1 आया, ये a की पावर में k था उसकी जगह k+1, तो ये प्रूव हो गया फॉर n इक्वल टू ऑल नेचुरल नंबर। देवर्स क्या समझ गए आप लोग, देवर्स आपको समझ में आया जो आपको डाउट था, चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट डाउट इसका था देवर्स के बाद नेक्स्ट डाउट है देवर्स, आपको इसका क्वेश्चन नंबर 2 है वो इसी मेथड से सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 इसी मेथड से सॉल्व करना है। फॉरम का क्वेश्चन नंबर 10 हो गया, शादिया का 3.2 19 और 20 हो गया, और कोठारी नेमी 3.2 का 21 एंड 22, नेमी का 3.2 का 21 एंड 22। देवर्स आपको दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इसी मेथड से सॉल्व करना है। नेमी का 3.2 21 एंड 22। हाँ 21 एंड 22 देखो नेमी टी वाई प्लस डब्ल्यू वाई, ठीक है। अब x जो है उसका ऑर्डर लिख देते हैं सभी का, x का ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस n, y का ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस k, और z का ऑर्डर क्या है, z का ऑर्डर 2 क्रॉस p, और w का ऑर्डर क्या है n क्रॉस 3, और p का ऑर्डर क्या है p क्रॉस a। अब क्या कह रहा है कि विल बी डिफाइंड, ये डिफाइन कब होगा, चलिए हम उसका ऑर्डर देख लेते हैं। p का ऑर्डर है p क्रॉस a, y का ऑर्डर है 3 क्रॉस a, प्लस w का ऑर्डर कितना है n क्रॉस 3 एंड y का ऑर्डर है 3 क्रॉस a। अब ध्यान दो ये दोनों इक्वल होने चाहिए डिफाइन होने,
ये दोनों इक्वल होने चाहिए। सही लिखा है Q का ऑर्डर, E का ऑर्डर है लास्ट P क्रॉस K, बिल्कुल सही है, और Y का है दूसरा 3 क्रॉस K, सही है। ये दोनों इक्वल होने चाहिए, मतलब K इक्वल टू 3 होना चाहिए। K की वैल्यू तो मिल गई, ठीक है। अब देखो ये P क्रॉस K आया और इसका N क्रॉस K आएगा। प्रोडक्ट होने के बाद PY का जो ऑर्डर है, PY का ऑर्डर वो P क्रॉस K आएगा प्लस WY का प्रोडक्ट होने के बाद N क्रॉस K आएगा। अब दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब दोनों का ऑर्डर सेम हो। अब ये वाली जो इसकी नंबर ऑफ रोज है, ये नंबर ऑफ इस रोज के इक्वल होगी, तभी तो एडिशन हो पाएगा। तो P इसके इक्वल आ जाएगा N। ये दो कंडीशन हो, तो देख लो ये कौन सी कंडीशन फुलफिल होती है। ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट है 22 में ये क्या कह रहे हैं, एंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स 7x minus 5z। अब देखो 7 और 5 तो स्केलर क्वांटिटी है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। x का ऑर्डर 2 क्रॉस n, ये 2 क्रॉस n है, और z का ऑर्डर है 2 क्रॉस p। तो अब ध्यान दो, दो मैट्रिक्स का एडिशन या सब्ट्रैक्शन तभी पॉसिबल है जब उनका ऑर्डर सेम हो। तो ये ऑर्डर दोनों का सेम कब होगा, जब ये n और ये p दोनों इक्वल हो। तो n इक्वल टू p अगर है तो ये दोनों मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन है वो पॉसिबल है। हाँ, अब उन्होंने दे दिया कि n इक्वल टू p है, तो ऑर्डर 2 क्रॉस n हो जाएगा या 2 क्रॉस p हो जाएगा, दोनों में से कोई एक। 2 क्रॉस n या 2 क्रॉस p। चलिए ये था डाउट नेमी का। नेमी आपके दोनों डाउट क्लियर हो गए? चलिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेमी के बाद इसका डाउट है चक्रवर्ती, इसका 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। 3.1 का देखो, ये किसी का डाउट है 3.1 का क्वेश्चन नंबर 6 और 7। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 3.1 में किसको डाउट आ गया? फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y and z फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशन। ये कौन पूछ रहा है भाई? मैं 7 बता देता हूं, तो 6 फाइंड कर लेना उसी मेथड से। a minus b 2a plus c 2a minus b and 3c plus d equal to minus of 1, 5, 0 और 13। अब आपको क्या फाइंड करना है इसके अंदर? ABCD फाइंड करना है। चलिए जिसका भी डाउट है वो देखो। ये दोनों मैट्रिक्स सेम ऑर्डर की है और इक्वल है, तो इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी इक्वल होंगे। तो a minus b इक्वल टू माइनस ऑफ 1, 2a plus c इक्वल टू 5, 2a minus b इक्वल टू 0, 3c plus d इक्वल टू 13। ठीक है, a minus b हो गया, 2a plus c, 2a minus b, 3c plus d ये हो गया। अब देखें, हमें मुझे ABCD फाइंड करना है, तो मैं क्या करूं? ये है A और B का रिलेशन, ये भी A और B का रिलेशन। इन दोनों को सॉल्व करके A और B फाइंड कर सकता हूं। वो A मैं यहां पुट करूंगा तो मुझे C मिल जाएगा, वो C यहां पुट करूंगा तो D मिल जाएगा। ठीक है, अब इन दोनों को A और B फाइंड करने में इसको 2 से मल्टीप्लाई करता हूं। 2A minus 2B इक्वल टू माइनस ऑफ 2। ये मैं लिखता हूं इसी इक्वेशन को 2A minus B इक्वल टू 0। सबट्रैक्ट करें, कितना मिलेगा? माइनस 2b माइनस माइनस प्लस b, देन माइनस b इक्वल टू माइनस ऑफ 2, देन b इक्वल टू 2। ये b की वैल्यू आपको 2 मिल गई। ये b की वैल्यू यहां पुट करोगे तो आपको a कितना मिलेगा? 1 मिल जाएगा। a 1 मिल गया, b 2 मिल गया, तो c कितना होगा? देखो c इक्वल टू 3 हो जाएगा, c 3 मिल गया, तो d कितना होगा? 13 माइनस 9 4, एंड d इक्वल टू 4। तो ABCD सभी की वैल्यू अपना फाइंड करते हैं। ठीक है,
6 वाला क्वेश्चन को इसी मेथड से सॉल्व कर लेना। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्म का एग्जांपल 11 एंड 19 रीमा का 3.2 19 एंड 20 को तो हो गया, रीमा और ये दोनों का ही लिखा। फॉर्म एग्जांपल 11 एंड 19 11 and 19 ये तो बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन पूछे जैसे मैंने अभी जस्ट आपको सॉल्व कर रहे थे। 19 और 20 एक्सरसाइज 3.2 एक्सरसाइज 3.2 के 19 और 20 जो क्वेश्चन सॉल्व कराया ना उसी तरह के क्वेश्चन आपने पूछे हैं फॉर्म। आप एक बार ट्राई करते तो हो जाएगा। चलिए मैं एक ट्राई करता हूँ, दूसरा आप ट्राई करना तो हो जाएगा। In legislative assembly election, a political group hired a public relation firm to promote its candidate in 3 ways: telephone, house call, and letters. The cost per contact is given in matrix A. ये matrix A आपको given है 40, 100 and 50. ये है टेलीफोनिक, ये हाउस कॉल और ये है लेटर। The number of contacts of each type within 2 cities X and Y is given by B. B matrix है ये 1000 है for telephonic, 500 है house call और 5000 है ये letter। ये है 3000 और 1000 और 10000। ये X के लिए, ये Y के लिए, ठीक है। Find the total amount spent by the group in 2 cities. Total amount. अब देखो X सिटीज में आपको टेलीफोनिक कितने, हाउस कॉल कितने और लेटर कितने, Y सिटी में कितने चाहिए और टेलीफोन की कॉस्ट है कितनी और हाउस कॉल की कॉस्ट कितनी, लेटर की कॉस्ट कितनी। तो आपको क्या चाहिए, टोटल अमाउंट। तो मैं क्या करूंगा, ऐसे ये 3x1 है, ये 2x3। अब देखिए कैसे प्रोडक्ट हो सकता है, इसका ए बी प्रोडक्ट तो होगा नहीं, बी ए प्रोडक्ट कर देता हूँ बी ए। तो क्या बनेगा, देखिए 1000, 500 और 5000, 3000, 1000 और 10000 और ये ए आ गया आपका 40, 100 और 50। अब ये कितना हो जाएगा, दोनों का प्रोडक्ट करो, ऐसे प्रोडक्ट कर लो तो 40,000 हो जाएगा, ये 50,000 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका 25, 2,50,000। ये इधर एडिशन आ जाएगा, दूसरे का एडिशन इधर आएगा। ये दो मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स बन जाएगा 2 रो वाली, फिर इन दोनों का सम कर लेना तो आपको टोटल अमाउंट मिल जाएगा। ठीक है, ये था एग्जांपल 90। हाँ, फॉर्म क्या आपको समझ में आया है? ये फॉर्म आप समझ गए इसको? ठीक है, 11 वाला आप ट्राई करना, हो जाएगा। 16 की विश्वा, इसका डाउट है एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 13। 3.2 क्वेश्चन नंबर 13। चलो ये लास्ट क्वेश्चन करवा देता हूँ, उसके बाद आपकी क्लास का टाइम हो जाएगा। 13 एफ ऑफ एक्स प्रोडक्ट है, ये बेटा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है। देखिए कैसे करेंगे। साइन ए कॉस बी कॉस ए साइन बी वाला फॉर्मूला वो यूज करते हैं। देखो एफ ऑफ एक्स है, वो है cos x माइनस साइन x 0, sin x cos x 0
0 0 1। तो f ऑफ y क्या होगा, x की जगह सिंपली y आ जाएगा, ये बन गया cos y माइनस sin y, 0 sin y, cos y, 0 0 0 और ये y। फिर इन दोनों का प्रोडक्ट करना, इन दोनों का प्रोडक्ट करूंगा मैं f ऑफ x इंटू एफ ऑफ y। देखिए क्या आएगा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम इन दोनों का प्रोडक्ट cos x इंटू cos y माइनस sin x इंटू sin y। cos a cos b माइनस sin a sin b, cos a माइनस b, cos ऑफ x प्लस y, cos a माइनस b का फॉर्मूला। फिर फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम देखो, cos x माइनस sin y माइनस sin x cos y, sin a cos b माइनस cos a sin b, तो माइनस ऑफ sin क्या हो जाएगा a प्लस b sin ऑफ x प्लस y। फिर फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम इसका प्रोडक्ट कितना आएगा 0। ठीक वैसे सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम इसका प्रोडक्ट sin a cos b प्लस cos a sin b, sin a प्लस b, ये बन जाएगा sin x प्लस 1। सेकंड रो और सेकंड कॉलम माइनस sin a sin b प्लस cos a cos b, तो ये कितना हो जाएगा cos ऑफ x प्लस y, फिर ये 0। इसका प्रोडक्ट इसके साथ तो कितना हो जाएगा 0, इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये 0 और इसका प्रोडक्ट इसके साथ ये 1। अब ध्यान दो, ये f ऑफ x है तो cos का जो एंगल है वो x बन गया, इसका एंगल x, ये एंगल x, ये एंगल x, ये y है तो इसके एंगल y बन गया। तो अगर ये इसके एंगल f x प्लस y है तो क्या मैं इसको f ऑफ x प्लस y लिख सकता हूँ? विश्वास ऐसा लिख सकता हूँ, इसको लिख सकते हैं ना, बस यही प्रूव करना था। ठीक है, चलिए तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके डाउट लगभग खत्म हो गए सकते हैं, बाकी कर। ठीक है, ये आपके क्लास के डाउट खत्म हुए और डिटरमिनेंट को कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। हो जाएगा।